कामना करता हूं और अभी भी कोरोना के संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें जो अभी नहीं है। सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कोरोना का संक्रमण अभी कम हुआ नहीं है, इसलिए जरूरी सावधानियां आप लोग रखें, ये निवेदन करता हूं। मैं भी लगभग 1.5 महीने बाद इस संक्रमण से 2 बार उबरने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। आप में से अधिकांश लोगों ने मेरे स्वास्थ्य की चिंताएं की। बहुत लोग समय पर संदेश और फोन करते थे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे प्रति सद्भावनाएं रखी। अभी भी हालांकि चिकित्सकों ने मुझे जरूरी सावधानी बरतने के लिए कहा है, तो कोशिश करूंगा कि उसी मर्यादा में पार्टी की जिम्मेवारियों का निर्वहन करूं। आज 2-3 महत्वपूर्ण मसले हैं जिसके बारे में आपसे रूबरू होना था। हमारे विचार परिवार संगठन के बहुत ही पुराने, जिन्होंने आपातकाल में संघर्ष किया और राजस्थान की राजनीति में जिनको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के नाते जाना जाता है, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय घनश्याम तिवाड़ी जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर रहे हैं। आप अपने बात तो रखेंगे ही, लेकिन आपने पार्टी की प्रदेश इकाई के समक्ष अपना अनुरोध पेश किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पत्र लिखा और केंद्र के निर्देश के बाद आज ये सुअवसर आया है कि आपकी वापस पार्टी में वापसी हुई है सम्मानजनक तौर पर। और मैंने आज इनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आज के इस कार्यक्रम में आपको विधिवत तौर पर पार्टी में वापसी की घोषणा मैं करता हूं। अभी बातें तो बहुत हैं। सरकार के 17 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में इतनी अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी सरकार नहीं हो सकती जो राजस्थान की जनता को झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुई। मुझे आश्चर्य हुआ, राजस्थान के 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में एक किस्म से सरकार की अग्नि परीक्षा थी, हमारी भी थी, लिटमस टेस्ट था, मिनी आम चुनाव थे। राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी विपक्षी दल को और इतने बड़े पैमाने पर जीत मिली, इतने बड़े पैमाने पर जनादेश मिला। उस जनादेश को स्वीकार करने की बजाय मुख्यमंत्री उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। मैंने देखा, मुझे हंसी आई कि वो आंकड़ों में प्रतिशत गिना रहे थे। ये तो सूरदास भी बता देता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के 21 जिलों की 14 जिला परिषदों में काबिज हुई है। 222 पंचायत समितियों में 100 के करीब पंचायत समितियों पर काबिज हुई है। और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहते हुए बढ़त नहीं मिली। जिला परिषद के सदस्यों के आंकड़ों में हम बेहतर हैं, पंचायत समिति के सदस्यों के आंकड़ों में बेहतर हैं। और खास बात यह कि जहां तीनों उपचुनाव होंगे, उन तीनों उपचुनाव के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने, जिला परिषद के सदस्य जीते।
अब वो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, तो आंकड़ों में तो आप भी 0.5% से सत्ता में आए, तो फिर छोड़ दीजिए सत्ता। यदि जनादेश है ही नहीं आपके पास में, यदि आप केवल प्रतिशत के आंकड़ों से हमें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के विग्रह से सरकार को, शासन को चलाने की विफलता के कारण, और मुझे लगता है कि उनके नाम से फिल्म बन सकती है कि गहलोत जी तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि पार्टी में विग्रह, सरकार में विग्रह। आप रोज देखते हो, मैं ये देखता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या तो ट्विटर पे पार्टी चलाते हैं या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। अभी कई चीजों के जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर इन चुनाव में किसानों ने, नौजवानों ने भरपूर तरीके से पार्टी का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, क्योंकि ये किसानों की कर्जा माफी को लेकर सत्ता में आए थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता रोजगार के नाम पर आए थे। राजस्थान के ऐसे लाखों नौजवान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब भर्तियां निकालेगी। 2.5 लाख संविदा कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 की गिनती गिनी थी, अभी तक जवाब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। भैया तुम खुद गिरना चाह रहे हो, हमने ठेका लिया है कि तुम्हें बचाने का, और उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। हम पर तोहमत लगाते थे बकरा मंडी और घोड़ा मंडी और पता नहीं क्या क्या। तो महेंद्रजीत मालविया का वीडियो बहुत कुछ कह रहा हो, तो आपके अपने नेता हैं, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान में किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ये 3 ऐसे मुद्दे थे मोटे तौर पर जिसके आधार पर राजस्थान की जनता में आक्रोश था, और इस रूप में जनता ने वो आक्रोश व्यक्त किया। अब वो कई चीजों पर उनका यू टर्न देखिए, उनके अपने एजेंडे में सारी चीजें। नागरिकता संशोधन कानून में भी यही हुआ, खूब विरोध किया, विधानसभा में बिल का विरोध किया। नतीजा क्या हुआ कि उसी नागरिकता संशोधन कानून के कारण जोधपुर में और अजमेर में राजस्थान के उन विस्थापितों को इसी सरकार ने नागरिकता दी है। आज वो कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं केवल सोनिया गांधी को राजी करने के लिए, या उनको जल्दी है कि राजस्थान में तो पार नहीं पड़ेगी और दिल्ली में जाके नेता प्रतिपक्ष बनने की जुगाड़ कर लूं। तो मुझे लगता है कि तीनों कृषि बिल जो हैं वो किसानों के हक में हैं, हित में हैं। सरकार पूरे तरीके से किसानों की बातें सुनने के लिए तैयार, सुनी, और अब उन कृषि बिलों के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण का अभियान चला रही है। पहले भी हमने कृषि चौपालें की है। तो इन बिलों के बारे में भी पूरे तरीके से सरकार ने स्पष्ट कर दिया, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीनें किसी तरीके से जाएंगी नहीं, केवल खेती का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मोटी मोटी बातें थी जिसकी चर्चा पूरे देश में आज होती है। मुझे लगता है कि इन चुनाव से कांग्रेस पार्टी की जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई। ये आगाज है, अब आप समझते हैं कि अंजाम कैसा होगा। जिस दम्भ और अभिमान के साथ ये 2 साल इन्होंने सत्ता चलाई, और उसका नतीजा पंचायती राज चुनाव में परिसीमन में कितनी गड़बड़ियां करी, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इनके बड़े बड़े नेता अपने अपने किलों में हार गए और उसकी खींच मिटाने के लिए जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, उसमें भी बहुत सफल नहीं हुए। लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी चीफ के वहां बहुमत हमारा था, लेकिन हमारे एक सदस्य को वोटिंग से वंचित किया गया। आधी रात को वोटिंग कराई गई, उनको एडीजे के निर्देश के बाद उस 25वें मेंबर का वोट सील किया गया, और उसके बाद वहां पर लॉटरी निकली, तब जाके मर पड़ के उन्होंने तिगड़म से और जोड़ तोड़ से बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां पर इस तरीके से सत्ता का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो मैं ये मानता हूं कि अब वो बार बार, मुझे हंसी आ रही थी, आप में से जो शेखावाटी मारवाड़ी जानते हैं वो समझते हैं, वो जब आंकड़े मैंने पढ़े मुझे हंसी आई कि मैं पढ़ गयो पर टांग तो मेरी ऊंची है।
यानी गिरे हुए आदमी की भी टांग ऊंची तो वो कह रहा मैं जीत गया। तो इस किस्म का सा काम है इनका कि गिर गया लेकिन टांग तो मेरी ऊंची है। टांग ही ऊंची है, बाकी कुछ और कुछ ऊंचा है नहीं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ही ऊंची कर देगी। मैं अपनी बात आपके समक्ष रख चुका। आपकी तरफ से कोई सवाल होंगे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद माननीय घनश्याम जी आपसे रूबरू होंगे। दो सवाल हैं जी। एक तो घनश्याम जी आए, उससे पहले पंचायती राज चुनाव भी हो गए। पंचायती राज चुनाव में सब जगह परिवारवाद को बढ़ावा देने को देखना वो मिल रहा है, कांग्रेस में भी। और आपकी पार्टी के पराड़ा तो अजमेर में अलग ही हो गए पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए। आपके भी परिवार के सदस्य चुनाव जीते हैं राजगढ़ से, क्या उनको भी कोई पद मिला है? देखिए, मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूं और कई बार राजनीति में स्थानीय तौर पर वहां की यूनिट फैसला करती है टिकट किसको देना और किसको नहीं देना। मैं चाहता तो मैं वीटो कर सकता था, लेकिन यदि मैं ये फैसला करता तो शायद आपका सवाल यही होता कि सबसे पहले परिवारवाद को बढ़ावा आपने दिया, तो ईश्वर ने शायद जो भी फैसला किया होगा। लेकिन मैं आज अभिमान के साथ कह सकता हूं कि मेरी सगी भाभी वहां पंचायत समिति का चुनाव जीती, प्रधान की दावेदार थी, लेकिन मैंने वहां की यूनिट पर छोड़ा। उन्होंने फैसला कोई और किया, मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। राजनीति में मेरे व्यक्तिगत उसूल है, उस पर मैं कायम हूं। दूसरा सवाल यह है कि घनश्याम जी को आज आप वापस लाए हो, तो कई जगह ये चर्चा है कि वसुंधरा विरोधी धड़े को एकजुट किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूँ तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरा एक सवाल था कि घनश्याम जी ने बीजेपी जो छोड़ी थी वसुंधरा राजे विरोध और बंगला नंबर 13 खाली होने के इश्यूज पे, इन दो मुद्दों पे बीजेपी इनका समर्थन करेगी या ये अपने स्टैंड पे अब भी कायम है? देखिए, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधी ले। मुझे लगता है कि जब कोई विग्रह होता है या नाराजगी होती है, उसके तात्कालिक मुद्दे होते हैं और उसके बाद में जब किसी नतीजे पर हम लोग आते हैं, मुझे लगता है कि उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और न उसकी आवश्यकता है। आज वो पार्टी में वापसी हुई है, सम्मानजनक तौर पर पार्टी जहां चाहेगी। और आपने भी कहा है कि मेरी पार्टी में कोई शर्त नहीं है, मैं निस्वार्थ रूप से पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी वो काम करूंगा। जिस कांग्रेस का विरोध कर रहे थे उसी से हाथ मिलाने आपने पार्टी में एक एक कर ऐसा है कि जब घनश्याम जी शामिल हो गए तो भारत वाहिनी कहाँ गई? सर, बीटीपी से हाथ मिला, बीटीपी को खत्म करने के लिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिए, जिस कांग्रेस का विरोध कर करके आप। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय स्तर के समीकरण, वहाँ की इकाई क्या सोचती है, उनकी अपनी डिमांड क्या है, इसलिए हमने कोई स्टेट वाइड कोई पॉलिसी नहीं थी। उनको अपने स्तर पर वहाँ के गुण और अवगुण के आधार पर, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर जो फैसला उनको उचित लगा उसमें हमने इंटरवेंशन नहीं किया, उन पर छोड़ दिया और उन्होंने फैसला किया है और ये हकीकत ही है, उसमें मैं छुपाऊंगा थोड़ी। लेकिन उनको लगता है कि वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ये फैसला न्याय उचित था तो उन्होंने किया और उस फैसले को हमने अप्रूवल दिए। सर, आगे राज्य में भी कर लेंगे ऐसी कभी स्थिति बनी तो, क्योंकि जो न्याय उचित नहीं। देखिए, भारत की डेमोक्रेसी, ये मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों को भी अच्छे से ध्यान है। और मैं और आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डूंगरगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कास्ट किया है। इसलिए
देश में कोई अजूबा नहीं हुआ है। इस देश में डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही कि ओपन है, परिस्थिति के हिसाब से फैसले होते हैं। अनेक सरकारें देश में, केंद्र की भी, राज्यों की सरकारें भी, विपरीत विचार के लोग परिस्थिति में साथ आते हैं। ये तो बहुत छोटा चुनाव था और वहां की लोकल अपनी परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से किया। देखिए, निकाय, जैसे मैंने कहा कि ग्रास रूट के चुनाव में लोग, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और इसमें दल बदल का कानून नहीं है, सहूलियत है। कई बार हमारे लोग भी चले जाते हैं, उनके लोग भी आ जाते हैं, और ये हुआ ही है। इसलिए मुझे लगता है कि निकाय के चुनाव में भी कई जगह बड़ी संख्या में निर्दलीय भी जीतते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अलग अलग विचारों की होती है, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से जुड़ते हैं और घटते हैं। मैं ये पूछ रहा था, तिवारी जी घर आ गए और हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। देखिए, वो उनका अपना क्षेत्रीय पार्टी है, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनका अपना एजेंडा है। उन्होंने हमें कहा नहीं कि मैं आना चाहता हूं। हमारे साथ कोई जुड़ना चाहेगा, आना चाहेगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। कोई जाना चाहेगा तो नहीं, जाने वाले जा ही रहे हैं, हम कहाँ रोक रहे हैं। तिवारी जी तो आ गए, और कौन कौन आ रहे हैं? अभी काफी लोग हैं जिन्होंने पार्टी में वापसी की इच्छा जाहिर की है, वो समय पर आपको पता लगेगा। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। बहुत दिनों बाद आज मुझे इस मंच से बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया को और मंचस्थ सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही केंद्रीय पार्टी को, जिन्होंने मेरे पत्र के आधार पर और वापस पार्टी में लेने का निर्देश प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दो बात बहुत साफ है। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूं। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई हूं। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। इसलिए मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर था, न अंदर हूं। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, बीच में 2 साल भी मन से भारतीय जनता पार्टी में था, और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों के कारण से कुछ परिस्थितियां बनी, जिनके कारण से मुझे भारतीय पार्टी बनानी पड़ी, और चुनाव के बाद में मैं कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस के मंच पर गया, सिर्फ कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं बना। कांग्रेस के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जो सीए के खिलाफ था, जो धारा 370 के खिलाफ था, किसी भी कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया और मैं घर पर रहा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो। लेकिन जिन जीवन मूल्यों के लिए पूरे जन्म से हम लड़ते रहे, हम बार बार कहते कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम बार बार कहते थे कि धारा 370 को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि कानूनों में जो भेदभाव है महिलाओं में आपस में, उन कानूनों को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि बाहर से आने वाले जो नागरिक हैं हमारे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता प्रदान करो। तो पूरी पार्टी जिस ढांचे पर खड़ी हुई और पूरे जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, उस सिद्धांतों को वास्तविक स्वरूप में कागज पर उतारा और लागू किया। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहना मेरी एक छटपटाहट थी, मैं बाहर नहीं रह सकता था। इसलिए हमारे जीवन की सारी जो तमन्नाएं थी, वो तमन्नाएं हमारी पूरी हुई, और उन तमन्नाओं को पूरी होने के कारण से मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया। अध्यक्ष जी ने केंद्रीय नेतृत्व से किया, और केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान की इकाई दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और ये मेरा घर वापसी नहीं, मैं घर में ही हूँ, घर में ही था और घर में ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, सवाल है, आप अभी 73 साल के हैं, 2 साल बाद में आप 75 के हो जाएंगे, जब चुनाव होंगे तब आप 76 साल के हो जाएंगे। मैं 2 साल बाद मैं 71 का हो जाऊँगा। मेरा सवाल ये है कि आप अगला चुनाव लड़ेंगे या मैं बिना, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सा काम करना, क्या काम करना, ये अध्यक्ष जी पर निर्भर है। जो ये कहेंगे वही काम करेंगे। चुनाव बहुत लड़ लिए हैं, चुनाव लड़ाने के बाद नहीं, लेकिन चुनाव लड़ाने का और राजस्थान में सरकार बनवाने का जरूर मन है। क्या आपके परिवार की अगली पीढ़ी राजस्थान बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती है? अध्यक्ष जी ने तो परिवारवाद को नहीं बढ़ाया, लेकिन क्या आपकी ऐसी कोई मंशा है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े? मेरी मनसा नहीं है। परिवार के सदस्य, मेरे परिवार के सारे सदस्य संघ से जुड़े हुए हैं और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जैसे उनके मन की तमन्ना होगी वो करेंगे। मेरे परिवार में पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जब कांग्रेस ऑफिस गए थे कांग्रेस को समर्थन देने के दौरान, तब वहाँ कई नेताओं ने संघ को खूब कोसा, भला बुरा कहा, तब आपने उस समय कोई विरोध नहीं किया? तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात हुई थी और उसमें उपनेता राजेंद्र राठौड़ थे और मैं था, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत अच्छाइयाँ हैं और मुझे अवसर मिलेगा और कांग्रेस के नेता पूछेंगे तो मैं उन अच्छाइयों को बताऊंगा। उस समय मैंने कहा था कि मैं संघ के प्रति समर्पित हूं और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और कहा कि मैं 64 साल से संघ का स्वयंसेवक। पूनिया जी तो कह रहे हैं बीती ताई विसारते, लेकिन क्या आपके लिए भी वो मुद्दे अब गौण हो जाएंगे जिन मुद्दों को आप पिछली सरकार के पूरे 5 साल में सरकार में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में आप रहे थे? मैं सरकार में रहते हुए जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे करीब करीब पूरे हो गए हैं और अब तो नई स्लेट है, इसलिए पार्टी बिल्कुल साफ है। नए अक्षर लिखेंगे और एकता के साथ लिखेंगे। तिवारी जी, ऐसा है कि 2 साल मुख्यमंत्री जी ने आपका बहुत दुरुपयोग किया। पहले चुनाव के अंदर आपको बैठाए रखते थे और खूब कोसते थे बीजेपी को, आरएसएस को, तो आपको क्या लगता है आप ठगे गए या आपकी मजबूरी थी? नहीं, न तो मैं ठगा गया, न मेरी मजबूरी थी, मैं भूल से चला गया था। मैं फिले भाजपा तो तादे रहेगी कायम, वह तो सपा खाना था, घूमकर चले आए। धन्यवाद।